को पता है कि गूगल के पास भी स्टोरेज, मतलब जिस तरीके से AWS की सर्विस हमारे पास मौजूद है S3 फॉर स्टोरेज, इसी तरीके से गूगल के पास भी सर्विस मौजूद है फॉर स्टोरेज। किसी को पता है? नहीं सर। यस सर, क्लाउड स्टोरेज होती है गूगल क्लाउड की। एग्जैक्टली गूगल की क्लाउड स्टोरेज के नाम से। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कोई भी यूज करना हो तो गूगल क्लाउड स्टोरेज भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो हम S3 मतलब उसमें भर रहे हैं, किसके अंदर, AWS के अंदर, तो ये सिर्फ और सिर्फ AWS के क्लाउड पे मौजूद है। बहुत सारे ऐसे क्लाउड AWS पे सबसे ज्यादा सर्विसेज है और उनका ओवरऑल बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके पास क्लाउड स्टोरेज ऑलरेडी मौजूद है इसकी भी। ठीक है, ये देख लीजिए, पढ़ लें आप क्या लिखा हुआ है। यू कस्टमर गेट 300 इन फ्री क्रेडिट टू स्पेंड ऑन स्टोरेज, मतलब ये आपको, अगर आप नया अकाउंट बनाते हैं गूगल क्लाउड के ऊपर तो आपको ये 300 का क्रेडिट देंगे, जो कि आप इसी सर्विसेज के ऊपर यूज कर सकते हैं, लाइक प्ले करने के लिए। जैसे AWS आपको 1 साल का फ्री अकाउंट देता है, पैसे नहीं देते, वो आपको, ये आपको पैसे देते हैं और वो कहते हैं कि आप इस पैसे, अब ये भी जरूर ट्राई कीजिए। I would suggest. Okay, वो दिख रहा है। गूगल कर रहा है। चलें, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसकी भी सर्विसेज मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस मौजूद है, जिसका नाम किसी को पता है? बहुत फेमस है गूगल का रियल टाइम डेटाबेस। किसी को पता है? फायरबेस का नाम सर सुना आप? फाइबेस। यस, फायरबेस। अभी तक हम जो डेटाबेस पे काम करते हैं, अभी तक हमने खैर कोई काम नहीं किया हुआ, सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही है। लेकिन ये सर अगर लैग आप कर रही है आपकी आवाज। पता है कि अगर हम कोई डेटाबेस के अंदर चीजें सेव करवाते हैं, अगर मैंने अच्छा तक बेहतर है बस। नहीं सर, कट रही है। आई थिंक अब कुछ बेहतर हुई? जी पहले से बेहतर है। एक मिनट दें मुझे, मैं अच्छा, मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ, तो लेट्स सी अभी थोड़ी देर में। ओके, तो सर्विसेज हमारे पास बहुत सारी मौजूद है। ठीक है, ये देखें, डेटाबेसेस इसकी मौजूद है, स्टोरेज डिवाइस मौजूद है, AI से रिलेटेड मौजूद है, नेटवर्किंग जो हमारे पास मौजूद होती है AWS के अंदर, वो सारी चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें हैं, लेकिन AWS जितनी सारी सर्विसेज इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों।
मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ, VS कोड खोल लूँ पहले। अच्छा, यूजुअली क्या होता है हमारे पास कि यूजर ए में कोई फाइल सेव या कोई टू डू पोस्ट की, टू डू पोस्ट, ठीक है। तो क्या यूजर बी को नजर आ जाएगी ये डायरेक्ट जैसे ही ये पोस्ट करेगा? तो सवाल है, यानी किसी तरीके से ये सर एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मतलब ये हम दोनों अभी एक पेज पे मौजूद है, कौन से डैशबोर्ड पे, ठीक है। दोनों अपने अपने डैशबोर्ड पे मौजूद है, लेकिन ए बी की देख सकता है और बी ए का देख सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताएं कि अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो यूज कर रहा हूँ जिसमें सर्वर है और हमारे पास डेटाबेस है लाइक दिस, तो आप मुझे ये बताओ कि यूजर ए ने कोई एक अपनी टू डू पोस्ट की है, ठीक है। तो क्या यूजर बी को फौरन नजर आ जाएगी? नहीं सर। अच्छा, और यही काम अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ फेसबुक की बात, फेसबुक में भी यूजर ए और यूजर बी दोनों मौजूद है हमारे पास, यूए और यूबी। तो क्या इसमें ऐसा होता है कि मैं पोस्ट करता हूँ तो यूजर बी को पता चल जाता है यार यूजर ए ने कोई पोस्ट की है? यस सर, नोटिफिकेशन आ जाता है और पोस्ट यस, पे लिखा होता है जस्ट नाउ, पोस्टेड जस्ट नाउ। एग्जैक्टली। तो ये पॉसिबिलिटी है, देखो फेसबुक के अंदर ये चीज मिल जाती है, लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाओगे उस वक्त आपको ये चीज नहीं मिलेगी, क्यों? सर वो एपीआई कॉल के बगैर उनको आ रहा होता है नोटिफिकेशन एक तरह से। यस, तो इसको, ये जो सारा काम होता है ना, इसको हम कहते हैं रियल टाइम। रियल टाइम का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके से ऐसा होता है कि मैं फेसबुक के ऊपर यूजर ए या तो पोस्ट करे या तो किसी पोस्ट को लाइक करे, तो क्या मुझे पता चल जाता है कि मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया उसी वक्त? यस सर, वो सामने अपडेट हो रहा होता बिल्कुल आपके सामने अपडेट हो रहा था। आपको क्या रिफ्रेश करना पड़ता है, कोई एपीआई कॉल करनी पड़ती है आपको खुद से, कोई काम है। करना पड़ता है? नो सर। नहीं। तो ये सारा काम जो मतलब रियल टाइम हो रहा हो कि हर चीज रियल टाइम आप में आपको पता चल रही है, तो अगर ऐसा काम होता है उसको कहते हैं रियल टाइम किसी तरीके से अचीव करना। तो वो ही, अगर मैं डेटाबेस नॉर्मल, हमारे पास बहुत सारी डेटाबेसेस मौजूद हैं। कौन कौन सी डेटाबेसेस मौजूद हैं अभी मैं आपको सिंपल से बताऊं तो माई सीक्वल का नाम मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। पोस्टग्रेस सर, ये सुना होगा मॉरिया आपने। डीबी। यस एग्जैक्टली, इस तरीके से मोंगो डीबी। तो ये यस सर। सारे रियल टाइम डेटाबेस नहीं है। अगर इनको रियल टाइम डेटाबेस की तरह यूज करवाना हो तो हमें इसके साथ कोई ना कोई एक लाइब्रेरी या कुछ ना कुछ यूटिलिटी यूज करनी पड़ेगी। जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अगर ये भी शायद किसी ने नाम सुना हो, वेब सॉकेट्स नाम सुना है? यस सॉकेट्स, सर, ठीक है। रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। Yes. तो ये जैसे वॉइस होता है, अगर वॉइस की भी बात करें तो अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं तो ये भी तो आपकी रियल टाइम कम्युनिकेशन है ना। वॉइस की आप बात कर लो या तो आप किसकी बात कर लो, कैम, कैमरा। यस सर। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन है, यानी आपकी स्ट्रीमिंग सामने वाले के पास जा रही है, सामने वाले की स्ट्रीमिंग आपके पास जा रही है, तो ये भी रियल टाइम होता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई ना कोई चीज यूज की जाती है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। अगर आप देखें वेब सॉकेट, तो वेब सॉकेट बहुत ईजी है। मैं तो अभी आपसे कहूंगा कि अगर आप लोग चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको जावास्क्रिप्ट आ गई है। वेब सॉकेट्स वॉइस, एपीआई वेब सॉकेट कम्युनिकेशन चैट, चैट भी आप बना सकते हो। ज्यादातर जो इसकी यूज किया जाता है वो रियल टाइम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मुझे चैट की फंक्शनैलिटी बनानी है तो मुझे इसके साथ कोई ना कोई एक यूज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से मैं इसको रियल टाइम बनाऊंगा। लेकिन जब मैं फायरबेस की बात करता हूँ, एक हमारे पास फायरबेस है जो कि रियल टाइम डेटाबेस है। क्या मुझे ये बताएं, जब ये मैं सर्व इन वाले डेटाबेसेस की बात कर रहा हूँ तो क्या मुझे इसके लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट है? सर्वर के बगैर मैं इसको यूज कर सकता हूँ? सर्वर यानी कोई भी सर्वर, किसी भी लैंग्वेज पे, पाइथन का, पीएचपी का या जावास्क्रिप्ट का कोई भी सर्वर
हम कहते हैं फायरबेस रियल टाइम। सर आपकी आवाज फिर लैग कर रही है। अब आवाज बेहतर है? अब शायद मैंने नेट चेंज कर लिया, तो नाउ लेट्स सी। यस सर बेहतर है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है अब मेरी? बेहतर है कुछ? यस सर अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, सॉरी, वो मैं बोल रहा था, मैंने अभी देखा कि माइक। अच्छा, हम लोग थे, एक मिनट रुकिएगा, मैं वापस बैक कर लेता हूँ। अब ये देखिए, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। स्टोर एंड सिंक डेटा बिटवीन योर यूजर्स इन रियल टाइम विद फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। अगर हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस यूज करते हैं तो इसके लिए हमें किसी सर्वर की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये इसकी एक ब्यूटी है, तो काफी लोग इसको यूज करते हैं। इसमें एक और चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस कस्टमाइज योर ऐप फॉर मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन। ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। कभी आपने एक और चीज देखी हो शायद मोबाइल्स के अंदर, मोस्टली आप लोगों ने देखी होगी, कभी पता नहीं गौर किया या नहीं, कि नोटिफिकेशंस आती हैं मोबाइल के अंदर। वो कैसे आती है, कभी किसी को पता है? सर वो भी रियल टाइम पे आती है? इसकी भी सर्विस मौजूद है हमारे पास, जिसका नाम क्या है? गूगल एफसीएम। तो एफसीएम मतलब फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, क्लाउड मैसेजिंग। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग सर्विस। ये आपको पता है क्रोम पे नोटिफिकेशन आती है? आप लोगों ने कभी नोट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, कि क्रोम के ऊपर भी नोटिफिकेशन आती है आपको। यस सर। यानी ब्राउजर में भी नोटिफिकेशन आती है, मोबाइल्स के अंदर भी नोटिफिकेशन आती है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एफसीएम। एफसीएम। एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, और वेब एप्लीकेशंस के लिए नोटिफिकेशन जो आती हैं उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है, मतलब AWS हम कर तो रहे हैं क्योंकि उसकी सर्विसेज ज्यादा यूज की जाती है डेफिनेटली, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिसके हम दूसरे काम के लिए यूज करते हैं। लाइक गूगल का ये रियल टाइम डेटाबेस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एफसीएम यानी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो सर ये ये जरूर इसको हम पढ़े देखिएगा। होंगे, सॉरी, इसको हम पढ़े होंगे। क्या कह रहे हैं दोस्त? मैं कह रहा हूँ इसको हम पढ़ेंगे। यार फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस आप लोगों ने नहीं की? बहुत नहीं। इजी है यार। मैं, आप कहोगे तो मैं एंडिंग की क्लास के अंदर है ना, एक क्लास के अंदर ये मैं फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस तो आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। नोटिफिकेशंस के लिए डेफिनेटली आपको एप्लीकेशंस के साथ उनको इंटीग्रेट करवाना पड़ता है। हाँ, ये है कि मैं आपको इसके साथ करवा सकता हूँ, वेब एप्लीकेशंस के साथ, कि वेब के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ये पॉसिबिलिटी तो है। ओके सर। छोटा सा काम है, इतना बड़ा काम भी नहीं है, तो मैं करवा दूंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये वेब है, गेटिंग वेब स्टार्ट।
कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गूगल क्लाउड के ऊपर अपना अकाउंट ऑलरेडी गूगल का बना होगा, सिर्फ वो वहां पे जाके एक्टिव करवाना पड़ेगा चीजों को, एंड देन यू कैन यूज इट। ये देखिए बहुत सिंपल है। आप कभी चैट एप्लीकेशंस बनाई है आपने रियल टाइम? नहीं सर। नहीं बनाई, तो आप इसको यूज करते हुए बहुत इजीली चैट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। चले, हम कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए चैट एप्लीकेशन ही बनाए हम लोग रियल टाइम, इंशाल्लाह। कब बनाएंगे वो हम क्लास के एंड में, यानी इस क्लास के एंड में नहीं, कोर्स के एंड में। फिर मैं आपको, मुझे याद दिला दीजिएगा, बस नोट कर लें आप कि ये मुझे करवाना है, तो मैं इसकी तैयारी कर लूंगा इंशाल्लाह। मतलब तैयारी क्या, मतलब आपको कोड दे दूंगा बना के और दिखा दूंगा। वेल, आगे ओके चलते सर। हैं। अभी तक जो हमने AWS यूज किया हुआ है वो कैसे यूज किया हुआ है? सर वर्चुअल मशीन्स बना के EC2 और S3 स्टोरेज। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लाउड को हम कैसे यूज करते हैं? वेब से, मतलब वेब के थ्रू यूज कर रहे हैं, ब्राउजर से? यस सर, ब्राउजर से वो वो आ जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट आ यस जाता है एग्जैक्टली। शेल। इसके अलावा हमारे पास इसको यूज कर सकते हैं। सर GUI से भी कर सकते हैं, और हमारे टर्मिनल पे AWS की SDK इंस्टॉल हो जाती है हमारी मशीन में। CLI, बिल्कुल AWS CLI आप यूज करनी पड़ती है, ठीक है। यस सर, CLI। यानी काम मैं ब्राउजर से कर रहा हूँ, वो काम आप अपने कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। 100% तो नहीं कर सकते जो हम सारे काम क्लिक्स का कर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक मोस्टली चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम वो देख लेते हैं CLI वाला। और CLI इज योर कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कमांड टर्मिनल से हम AWS की कमांड्स को रन करेंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसके अलावा भी कोई तरीका है कि मैं AWS की सर्विसेज को यूज करूं? एक तरीका ब्राउजर आपको नजर आके मैनेजमेंट कंसोल जिसे हम कहते हैं, ब्राउजर पे हम लोग मैनेजमेंट कंसोल यूज करते हैं। दूसरा अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक तरीका और मौजूद है जिसका नाम है AWS CLI। तो CLI मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर, उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, एंड देन मैं AWS की जो सर्विसेज पे मुझे एक्सेस होगा मैं वो यूज कर सकता हूँ। पॉसिबल है, ठीक है। ये दो तरीके हमने अभी डिस्कस किए। एक तीसरा और तरीका है, किसी को पता है? सर वो EC2 का इंस्टेंस जो ब्राउजर में खुल जाता है, एक वो चीज थी। किसी ने नाम सुना हुआ है इसका? क्या लिखा हुआ है ये? कॉन्फ़िगर AWS। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो भी गया, स्क्रीन भी स्टक है। तरीका हमारे पास और मौजूद है जो हम AWS को एक्सेस करते हैं, वो किसकी मदद से यूज करते हैं? AWS SDK। अब SDK हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज में मौजूद है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मौजूद हो सकती है, कोई बता सकते हैं? सर जावास्क्रिप्ट में होगी, और बैकएंड के लैंग्वेजेस में नोड, और क्या कहते हैं, पाइथन, जावा, मतलब जावास्क्रिप्ट हो गया ना, जावास्क्रिप्ट, पाइथन हो गई, जावा हो गई, गो लैंग्वेज, गो PHP। लैंग है। तो इस तरीके से हमारे पास PHP, यस, उस पे भी अवेलेबल है। तो जो आपको लैंग्वेज आती है आप उस लैंग्वेज में अपना AWS का SDK यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा। C++ में भी मौजूद है AWS की SDK, गो, जावा, जावास्क्रिप्ट, कॉटलिन, .NET, Node.js, PHP, पाइथन, रूबी, रस्ट एंड स्विफ्ट, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस में आपके पास AWS के SDK मौजूद है। तो अगर सर आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, जी जी स्क्रीन बोलिए। शेयरिंग स्टॉप हो गई है। स्क्रीन शेयर, ये देखिए,
AWS की जो SDK है वो हम इन सारी लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज आती है तो आप SDK यूज कर सकते हो। डेफिनेटली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको लैंग्वेज तो आती है, कोई ना कोई तो आती होगी, पाइथन, PHP, व्हाटएवर जो भी करता है आपको। तो ये देखिए सारी मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अभी हम डेफिनेटली टू बी वेरी स्पेसिफिक रहेंगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अभी हम CLI की तरफ आते हैं। CLI के लिए हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा AWS की CLI। वो तो आप इंस्टॉल कर ही लेंगे, बहुत ईजी है। यू जस्ट अगर लिनक्स में है तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कमांड्स करनी है एंड देन वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है AWS के अंदर, जब CLI इंस्टॉल हो जाए तो उसको करवाना पड़ता है कॉन्फ़िगर। और कॉन्फ़िगर करवाने के लिए आपको उसके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं कुछ। क्या चीज़ें चाहिए होंगी कॉन्फ़िगर करवाने के लिए? ये सारी चीज़ें। AWS कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी मुझे दोस्त? सर ये कंसोल से सेटिंग्स वगैरह में। कंसोल से आप जब यूज़र बनाते हैं ना, तो आपको पता होगा कि यूज़र जब बनाते हैं तो उसकी एक फाइल डाउनलोड होती है, CSV फाइल। पता है सबको? यस। तो वो वाली फाइल से ही हम ये बनाएंगे। चले हम एक यूज़र बनाते हैं और इसको एक काम करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा मुझे, सर्विस में। अच्छा, एक मिनट, ये स्लो चल रहा है थोड़ा सा, ये हो जाए तो। ये सर्विस क्यों ऑन? ओके,
असल में मुझे प्रोफाइल बताना जरूरी था, ठीक है, बताना जरूरी था। अब देखें ये क्या मुझे एरर दे रहा है, जो मैंने इसको इमेज आईडी प्रोवाइड की वो सही नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से ये नहीं चला। अब देखें एरर चेंज हो गया। ऑथेंटिकेशन का एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने अपनी जो एडमिन वाली प्रोफाइल थी वो मैंने एक्सेस की है, किसकी मदद से, माइनस माइनस प्रोफाइल टेस्ट एडमिन इस नाम से बनाया था, तो इसलिए टेस्ट है। अब देखिए ये चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन इमेज आईडी नहीं मिली इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इमेज आईडी पास कर देंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। अभी इमेज आईडी नहीं चल रही, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मशीन तो इमेज आईडी से ही चल रही है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट में तो कोई मसला नहीं हो। आखिरी में 2346 मेरे पास क्या है, सेम होनी चाहिए, यस 2346। अच्छा, इसमें से ड्राई रन भी हटा देता हूँ। ड्राई रन से ये पता चल जाता है कि आपके पास एक्सेस है या नहीं। चलती नहीं है कमांड लेकिन चल जाती है। लेकिन अब देखेंगे ये बता रहे कि when calling the run instances operation the image id this does not access, okay। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए बस स्टॉप करके चला के देखता हूँ क्या एट अ टाइम एक ही के साथ चलेगा या नहीं। वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेट्स सी। स्टॉप। अच्छा जी, ये इंस्टेंस स्टॉप हो जाना चाहिए। स्टॉपिंग स्टॉपिंग, ठीक है। खैर इमेज आईडी का ही मसला दे रहा है, मैं देख लूंगा इमेज आईडी की वजह से क्यों नहीं चल रहा। वैसे ये इस तरीके से चल जाता है, ठीक है। इमेज आईडी का रीजन मुझे नहीं पता, मैं चेक कर लेता हूँ इसको क्या है। अभी मतलब डीबग करने के लिए मैं टाइम वेस्ट ही करता, आगे बढ़ता हूँ। इधर मतलब इमेज आईडी आपको देनी है, इस तरीके से आप इमेज आईडी देंगे तो आपका ये इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ड्राई रन लगाया हुआ होगा तो ड्राई रन की मदद से ये अप एंड रनिंग नहीं होगा। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्रेडेंशियल में आपको सॉरी आपके क्रेडेंशियल से आप इस कमांड को रन कर सकते हैं या नहीं। ड्राई रन हर किसी कमांड के साथ नहीं चलेगा, कुछ कमांड्स के साथ चलेगा, लाइक दिस वाले EC2 इंस्टेंस वाली कमांड के साथ जरूर चलता है। S3 हमने देखा, लिस्टिंग हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं। इस तरीके से ये अभी हमने सारी चीजें करके देखी है CLI की मदद से। तो CLI के लिए लिस्ट बड़ी पड़ी हुई, आप देख लीजिएगा क्या करना चाहते हैं CLI की मदद से, तो ये सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें DynamoDB एक्सेस कर सकते हैं, S3 हम देख सकते हैं, EC2 यूज कर सकते हैं। जबकि आप आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का यूजर नेम तो वो सारा यूजर पूरा ऐड कर दे क्लाउड के अंदर, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी हद तक की चीजें आप CLI की मदद से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा SDK को भी देख लेते हैं जल्दी से। कॉन्फ़िगर करना जरूरी है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगर तो कर लेंगे इसको हम। अब मैं जो मैंने बनाया था यूजर उसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो यूजर्स पे आता हूँ मैं। यूजर्स में आके जो मैंने यूजर बनाया था अभी ऐसा, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ सेफ साइड, ताकि कोई मसले में मुझे प्रॉब्लम्स ना हो। फाइन, ये डिलीट हो गया। अब मुझे उसमें टेंशन नहीं। ओके, अब हम देखते हैं SDK को। SDK को यूज़ करने के लिए हमें देखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ करोगे। हमारे केस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इससे हम
कौन कौन सी सर्विसेज यूज कर सकते हैं हम, उससे डेटाबेस यूज कर सकते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। ब्राउजर के लिए हमें यूज करना है, क्लाइंट साइड पे भी हम यूज करते हैं और सर्वर साइड पे भी यूज करते हैं। क्लाइंट साइड पे यूज करेंगे तो उसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, और सर्वर साइड की हम बात करेंगे तो नोड जेएस है, तो वो भी जावास्क्रिप्ट बट नोड जेएस के अंदर वो नोड जेएस का पैकेज इंस्टॉल करेगा। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है आपसे कि कोई अगर मुझे फाइल अपलोड करवानी है तो क्या तरीका होता है, एक ऐसे ही रफ आइडिया पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस मौजूद है क्लाइंट साइड से, मतलब मैं अपने ब्राउजर से कोई फाइल अपलोड करवाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँ। एक तरीका तो आपको पता होगा बिल्कुल सिंपल, कि मैं अपने क्लाइंट से यानी ब्राउजर से अपने सर्वर के ऊपर फाइल दूं, वो उसको अपलोड करेगा और वो अपलोड करने के बाद किसी भी सर्वर पे सेव करवाएगा। क्या ये सही है, मतलब एक तरीका, ये एक यूजर यूज केस है, क्या ये सही यूज केस है, ऐसा ही होता है। क्या ऐसा ही होता है। हेलो। हेलो। We can hear you, sir. आवाज आ रही है। क्या है, ठीक है। अगर मैं सर्व ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं क्लाइंट साइड अपने सर्वर के ऊपर यानी नोड जेएस के सर्वर को फाइल देगा और वो फाइल नोड जेएस फिर कहाँ करेगा, S3 के ऊपर पुश करेगा, ठीक है, सेव करेगा लेट से। तो ये एक यूज केस है आपका, इस तरीके से एक सिनेरियो बनता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं क्लाइंट साइड से डायरेक्ट अपलोड करवा दूं फाइल को, कहाँ पे, आपके S3 के ऊपर, इसमें सर्वर की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ लेकिन जब मैं क्लाइंट साइड से S3 पे सेव करवाऊंगा तो उसके बिहाफ पे मुझे क्या मिलेगा, किसी का आइडिया है। सर उसका यूआरएल पर वो अपलोड हुआ, जैसे एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, ताकि फिर वो आप इमेज का यूआरएल आप फिर कहाँ पे सेव करवाओगे, आप अपने सर्वर में सेव करवाओगे नोड जेएस के सर्वर में, मतलब वो किसी डेटाबेस पे सेव करेगा, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके, वरना एक तरीका क्या है, क्लाइंट साइड से आपने डायरेक्ट फाइल दे दी सर्वर को, सर्वर ने फाइल डाली S3 में, वहीं से यूआरएल आया, सर्वर ने वहीं से वो वाला यूआरएल डेटाबेस में सेव कर लिया, ये एक साइकिल है। दूसरा साइकिल ये था हमारे पास कि क्लाइंट ने डायरेक्ट S3 के ऊपर अपलोड किया, अपलोड करने पे उसको मिलता है यूआरएल, यूआरएल फिर वो वाला मैं कर दूंगा अपने सर्वर को दूंगा और वो सर्वर मेरे डेटाबेस में जाके सेव कर लेगा, लेट से प्रोफाइल इमेज है। तो इस तरीके से, तो ये यूज केसेस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास वो आगे जाके हमारे पास और सर्विसेज मौजूद है जो हमें फुलफिल करनी है, जिसका नाम है लैम्डा फंक्शंस। किसी ने सुना है लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा। AWS लैम्डा फंक्शंस, AWS लैम्डा Sir, सर्वरलेस फंक्शंस। सर्वरलेस फंक्शंस है, बिल्कुल। किसी ने नाम सुना है AWS कॉग्निटो। sir, सुना इनकॉग्निटो है तो but शायद लॉगिन वगैरह के लिए होता है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त। ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है, लॉगिन हम मैनेजमेंट कॉग्निटो की सर्विस यूज करते हैं। ये अब सब पे चल सकती है, सब पे मतलब क्रॉस ब्राउजर चल सकती है, यानी ब्राउजर पे भी चल सकती है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे चल सकती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये AWS की सर्विस मौजूद है कॉग्निटो, वो भी हमें करनी है। तो इससे मदद ये होती है कि हम साइन इन करेंगे किसकी मदद से, AWS कॉग्निटो के ऊपर हमारे यूजर्स बने होंगे सारी चीजें, लेकिन हम जो कॉग्निटो के सर्वर को, वहां से वो यूजर नेम और पासवर्ड को आपके डेटाबेस से देखता है, फिर मैच करता है, फिर आपको टोकन देता है, ये सारा काम आपका होता है। ये मतलब हम सारा काम SDK वाला इंशाल्लाह हमारे पास पूरा लैम्डा फंक्शन से ये सारी चीजें मौजूद है, तो हम इंशाल्लाह AWS के लैम्डा फंक्शन से वो सारी चीजों को हम इससे देखेंगे।
एसडीके के साथ। तो खैर एसडीके का हम समझाने का मकसद ये था कि हम क्लाइंट साइड पे ना एसडीके यूज करते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम यूज करेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप यूज कर सकते हैं इसको। हम अपने केस में डेफिनेटली ये यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ ही हमेशा। एक मिनट, ये दोस्त में भी वेट कर रहा हूँ कि लोड नेट तंग कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यार हमारे पास स्टूडेंट्स भी बहुत कम आए हुए हैं, 10 यूजर्स सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास। इसका क्या रीजन हो सकता है कि इतने कम स्टूडेंट्स मौजूद हैं? क्या क्लास की टाइमिंग की वजह से मसला आ रहा है या कोई और इशू हो सकता है? यानी सर या तो भूल गए होंगे या फिर शायद मैसेज ना देखे हो। पता हमारे पास यही सवाल था मेरा आईडी है, सिर्फ हमेशा यही टेंशन। तो मुझे नहीं पता कि क्या सबको मैसेज मिला नहीं मिला, क्योंकि जैसे मैंने कल ग्रुप पे देखा था तो अच्छे खासे लोगों ने ओके किया था कि आज की क्लास के इस टाइम के ऊपर। बट अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ तो इतने स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है। तो मुझे इसी चीज़ का डाउट होता है कि पता नहीं स- कोई जेन्युइन रीजन की वजह से, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत से यूजर्स इस वजह से नहीं आते होंगे कि ये वाली जो क्लास है वो अपलोड हो जाएगी तो वो इससे सीख जाए। लेकिन हमेशा से सबसे बड़ा मसला यही रहता है कि ये क्लास अपलोड कब होती है ये नहीं पता, टेक्स सम टाइम। तो इससे अच्छा अगर हम क्लास टाइम पे लें तो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ कि हम वेट करें कि क्लास अपलोड हो और हम उसको पढ़ें। क्या ख्याल है आप लोगों का? सर वो बंदा सोचता अपलोड हो जाएगी, फिर बंदा हम्म, कहता हाँ अपलोड पड़ी है देख लूंगा, फिर सोचते सोचते टाइम निकल जाता है। बिल्कुल सही कहा। चले तो मेरे ख्याल में आज की क्लास हम यही रखते हैं थोड़ा सा। अनफॉर्चुनेटली काम करते हैं कि नेक्स्ट वीक में ना संडे की सुबह को क्लास नहीं रख सकता, लेकिन मैं मंडे को या ट्यूसडे को वापस शाम के टाइम में ना लाइक इसी टाइम पे 10-11 बजे के करीब हम एक क्लास और रख के हम कोशिश करते हैं कि इस कोर्स को जितना जल्दी कंप्लीट कर लें ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि असल चीज़ अब मज़ेदार चीज़ है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो चीज़ें ना लैम्डा फंक्शंस हैं, ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें, वो अब आएंगी। तो मैं चाहता हूँ हम थोड़ा सा टाइम उस पर ज़्यादा लगाएं और उन चीज़ों को भी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हम लैम्डा फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने सुना होगा सर्वरलेस फंक्शंस, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत, मतलब स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑटो हो रही है। जितनी ज़्यादा हिट्स होंगी उतने आपको पैसे देने, पे एज यू गो, यानी जितना ज्यादा यूज करोगे उतना पैसा देना है, यूज नहीं करोगे तो पैसा भी नहीं देना। तो ये सबसे अच्छी चीज होती है। तो आपको इन चीजों की टेंशन ही नहीं है और स्केल अप करने की भी जरूरत नहीं है। हर फंक्शन जितनी दफा भी आप कॉल करोगे वो एडब्ल्यूएस की जिम्मेदारी है कि वो उसको किस तरीके से टैकल करेगा, लेकिन आपको डाउन टाइम नहीं मिलता उसके अंदर। जिस तरीके से अगर आपके सर्वर पे लोड आ जाए, EC2 की मशीन की बात करूं, अगर मेरे सर्वर पे लोड आ जाएगा तो मुझे ऑटो स्केलिंग करना है, अगर ऑटो स्केलिंग नहीं की हुई तो सर्वर डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सर्वरलेस में ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है, आपको ऑटो स्केलिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना फंक्शन डिप्लॉय करना है और बस उसको जितनी दफा चाहो जहां से चाहो एक्सेस करते रहो। तो हमें ये सारी चीजें मुझे करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बस हम जल्द से जल्द इन चीज़ों की तरफ पहुंचे, ताकि हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा उसकी तरफ दें। क्योंकि हम एज अ डेवलपर सोचते हैं और काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा है और मार्केट में बहुत डिमांड है। मतलब आप अगर किसी से भी पूछो ना, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा, तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, EC2, S3 और आपके सर्वरलेस फंक्शंस। ऑटो स्केलिंग और ये सारी चीज़ें तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, लेकिन जहाँ पे अगर आपने AWS के सर्वरलेस फंक्शन यूज किए हैं तो आपको ऑटो स्केलिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। एग्जाम के वाले से गाइड कर दिएगा।
अभी अभी हम लोग क्विज 1 की तैयारी हो चुकी है हमारी, क्विज 2 की हम कर रहे हैं और फिर क्विज 3 की तरफ जाना है। क्विज 2 अभी एक और क्लास में क्विज 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। मैं उसकी आपके पास मौजूद है उसके क्या नाम है टॉपिक्स जी सर। क्विज 2 के। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको EC2 के क्विज 2 को कंप्लीट करवा दूं। मैं EC2 क्या कह रहा हूँ, AWS के क्विज 2 को कंप्लीट करवा दूं इंशाल्लाह, कोशिश है। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स यार सब आप लोग इस टाइम पे आए। माजरत क्योंकि थोड़ा सा संडे की सुबह के टाइमिंग में मुझे इशू हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि करके ना इसको हम कोर्स को, जो हमारा 1-2 क्लासेस छुट्टी है पिछले, उसको वापस से होकअप करके लाइन पे आ जाए। ठीक है, ओके गाइस, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। Record.